दक्षिण कोरिया की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। वहां नई सरकार बन गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जेम्यांग ने आज 4 जून को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। 3 जून को यहां चुनाव हुआ था, जिसमें ली ने अपने अपोनेंट किम मून सू को हराया है। सू पीपल्स पावर पार्टी से आते हैं। इस चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह इस बात से समझिए कि 1997 के बाद दक्षिण कोरिया में पहली बार 80% वोटिंग हुई। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग के जरिए होता है, यानी जनता सीधे राष्ट्रपति चुनती है। पिछले साल यहाँ मार्शल लॉ लागू हुआ था। आगे उसकी भी कहानी बताएंगे। फिलहाल ली ने चुनाव जीतने के बाद कई बड़े बयान दिए। उन्होंने खुद को प्रैग्मैटिक बताया, यानी व्यवहारिक कूटनीति वाला। अपने पड़ोसी नॉर्थ कोरिया से बेहतर रिश्ते बहाल करने की बात कही। शांति हमेशा जंग से बेहतर होती है। बिना लड़े जीतना लड़कर जीतने से बेहतर है। शांति ही सुरक्षा का सबसे महफूज उपाय है। अगर शांति है तो जंग की क्या जरूरत। हम नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों और सैन्य उकसावे के खिलाफ मजबूती बनाए रखेंगे। हमारा डिफेंस बजट उनकी जीडीपी से 2 गुना है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं। अमेरिका के साथ भी हमारा सैन्य गठबंधन मजबूत है। नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत के दरवाजे भी हमने खोल रखे हैं ताकि कोरियन प्रायद्वीप पर शांति बनी रहे। 북한과의 소통 창구를 열고 대화 협력을 통해 한반도 평화를 구축해 나가겠습니다। नए राष्ट्रपति पुराने समीकरणों को भुलाकर प्रैग्मैटिक डिप्लोमेसी की ओर रुख करना चाहते हैं। वो चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो सभी एग्स इन वन बास्केट में नहीं डालेंगे, माने एक तरफा नहीं होंगे, क्योंकि चीन उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सवाल यह है कि साउथ कोरिया अलग अलग धुरी के पक्षों को कैसे साध पाएगा। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच रिश्ते भी सुधरते दिखे हैं। अब साउथ कोरिया भी दोस्ती वाला हाथ बढ़ा रहा है। क्या पूर्वी एशिया को ऑर्डर पूरी तरह बदलने वाला है? अगर हाँ, तो कलेक्टिव वेस्ट के आइडिया का क्या होगा? और एक चुनौती तो घर के अंदर भी है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद देश में जो उथल पुथल मची थी, उससे देश कैसे उबरेगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Sensodyne-K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. साउथ कोरिया पर बात करने से पहले ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर। अमेरिकी धमकी के बावजूद ईरान ने कहा है कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। आप जानते ही हैं कि अमेरिका ईरान से इस प्रोग्राम को बंद करने के बदले प्रतिबंध में ढील देने की बात करता है। इसी के जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी ने 4 मई को ये टिप्पणी की। क्या क्या कहा, कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। अमेरिकी परमाणु प्रस्ताव हमारे देश की आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। खमेनी ने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा ईरान के एनर्जी फ्रीडम के लिए महत्वपूर्ण है। यूरेनियम एनरिचमेंट पर अमेरिकी प्रस्ताव 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के आदर्शों के 100% खिलाफ है। तेहरान कभी भी अपने डिसीजंस के लिए वॉशिंगटन की मंजूरी नहीं लेगा। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। खमेनी ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए सख्त टिप्पणी की। कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि विवेकशीलता का मतलब है अमेरिका के आगे झुक जाना या दमनकारी ताकत के सामने आत्मसमर्पण कर देना। ये विवेकशीलता नहीं है। मैं कहता हूं कि आप यानी अमेरिका दखल ही क्यों दे रहे हैं? आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि ईरान को एनरिचमेंट करना चाहिए या नहीं? हम अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि वो कुछ ना बोलें। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील के लिए कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिससे कुछ खास नतीजा नहीं निकला। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्योंकि ईरान का जिक्र हो रहा है तो इससे जुड़ी एक और खबर संक्षेप में। तेहरान पुलिस ने वहां से किडनैप किए गए 3 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया है, जिसकी जानकारी भारत में मौजूद ईरानी एम्बेसी ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। ये सभी पंजाब के रहने वाले थे, जिन्हें पंजाब की एक स्थानीय ट्रैवल कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का झांसा देकर ईरान पहुंचा दिया था। वहां उन्हें किडनैप कर लिया गया और फिर कॉल करके परिजनों से फिरौती मांगी गई। तीनों की पहचान संगरूर के रहने वाले हुस्नप्रीत सिंह, एबीएस नगर के जसपाल सिंह और होशियारपुर के अमृतपाल सिंह के रूप में की गई है।
1 मई को मामला सामने आते ही परिजनों ने भारत सरकार से संपर्क किया, जिसके बाद अब उन्हें सकुशल ढूंढ लिया गया है। अब दिन की अगली बड़ी खबर पर बात। सबसे पहले एशिया में पूर्वी तरफ नजर घुमाइए। साउथ और नॉर्थ कोरिया यहीं बसा है। मैप में देखिए, चीन की सीमा से लगी ये एक पट्टी लगती है। इसे दक्षिण की तरफ अगर विस्तार दें तो जाकर येलो सी और ईस्ट चाइना सी में मिलती है और पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप बनाती है। पेनिनसुला ऐसे जमीनी इलाके को कहते हैं जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हो। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, जिसमें साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों आ जाते हैं। 1948 तक ये पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था, फिर बंट गया। ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जमीनी सीमा सिर्फ नॉर्थ कोरिया से लगती है, जो उसका जन्मजात दुश्मन भी है। समंदर पार करके सबसे नजदीक में जापान और चीन है। राजधानी है सियोल, यहीं से सरकार चलती है। बताया जाता है कि कोरियाई लोग मंगोलिया और साइबेरिया से आए थे। उनका साम्राज्य चीन तक फैला हुआ था। 108 ईसा पूर्व में चीन ने उन्हें हरा दिया। साम्राज्य 3 टुकड़ों में बंट गया। 936वीं ईस्वी में एक प्रतापी कुलीन हुए, वोंग कॉन। उन्होंने कोरिया को समेटा, कोरियो साम्राज्य की नींव रखी। 1392 में इसका पतन हो गया। 1894 में कोरिया में विद्रोह हुआ। विद्रोह की वजह से कोरियन अंपायर खोखला हो चुका था। विदेशी ताकतों को लगा लोहा गर्म है, ये सही मौका है। चीन और जापान ने सेना भेजी, फिर रूस भी आया। उनके बीच लड़ाई चली। 1910 में जापान जीत गया, कोरिया उसके अधीन हो गया। जापान का कब्जा दूसरे विश्व युद्ध तक रहा। अगस्त 1945 में परमाणु बम हमले के बाद उसने सरेंडर कर दिया और कोरिया से निकल गया, लेकिन विजेता देश बने रहे। अमेरिका वाले साउथ वाले हिस्से में थे, सोवियत संघ नॉर्थ में था। दोनों तरफ के लोग पूरे कोरिया पर अपना दावा पेश कर रहे थे। यूएन में भी मामला नहीं सुलझा। फिर 1948 में यूएन की निगरानी में साउथ में चुनाव कराए गए। नॉर्थ ने इसका बायकॉट किया, नतीजा मानने से मना कर दिया। 15 अगस्त 1948 को साउथ वालों ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नींव रखी। ये आगे चलकर साउथ कोरिया कहलाया। 9 सितंबर 1948 को नॉर्थ में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की गई। इसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ पर कब्जा जमाने के लिए हमला किया। यहीं से कोरियन वॉर शुरू हुआ। 1953 में संघर्ष विराम तो लग गया, मगर कभी औपचारिक तौर पर युद्ध खत्म नहीं हुआ। तब से दोनों देशों के बीच ठनी रहती है। इसी लड़ाई से भारत का भी कनेक्शन है, मदद का कनेक्शन। जब कोरियन वॉर चल रहा था तो उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। भारत की कस्टोडियन फोर्सेस ऑफ इंडिया ने लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन युद्ध बंदियों की मदद की। युद्ध रुकने के बाद भारत की फौज लौट आई और दोनों नए देशों से डिप्लोमेटिक संबंध भी बने। दक्षिण कोरिया से फुल टाइम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत 1973 में हुई। तब से रिश्ते बेहतर ही हुए हैं। साउथ कोरिया ने भारत में बड़ा निवेश किया है। एलजी, सैमसंग और हुंडई जैसी कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हैं। कई भारतीय कंपनियों ने भी साउथ कोरिया में निवेश किया है। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टेट विजिट पर साउथ कोरिया गए थे। उसी दौरान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी कि CEPA पर दस्तखत हुए। ये समझौता 2 देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ये लागू हुआ 2010 में। दक्षिण कोरिया और भारत के व्यापार की बात करें तो फिलहाल भारत ही घाटे में चल रहा है। 2021 से 2022 में भारत का निर्यात $8 अरब था, जो 2023 से 2024 में घटकर $6.41 अरब हो गया, जबकि दक्षिण कोरिया से आयात बढ़ गया है। असंतुलन को दूर करने के लिए बातचीत चल रही है। भारत के लिए साउथ कोरिया की इस सत्ता परिवर्तन के क्या मायने हो सकते हैं, जानते हैं एक्सपर्ट से। 62 में हमारा संबंध स्थापित हुआ था, और भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो डिवीजन है आर्मिस्टिस को लेके, जो भारत ने ही यूएन में वो रेजोल्यूशन लाया था। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक तौर पे बहुत अच्छे रहे हैं। 2010 में हमने इनके साथ एक स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट किया था, जो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया था। उसके बाद से हमारे संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। कई सारे भारतीय कंपनियां जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की हैं यानी साउथ कोरिया की हैं, वो यहाँ अपने प्लांट लगा चुकी है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि भारत और साउथ कोरिया अपने आप को
उस रीजन का मानते हैं जो अदरवाइज काफी डिप्राइव्ड रहा है। और हमारे संबंध उनके साथ इसलिए भी बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि कई बार साउथ कोरियाई लोग ये कहते हैं कि उनकी जो वंशज है वो सीता जी के वंशज से उन्होंने अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस की है। हालांकि ये किंवदंती हो सकती है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं। तो ऐतिहासिक तौर पर भी हमारे संबंध अच्छे हैं। हालिया जो परिवर्तन हुए हैं, भारत उससे काफी चिंतित था। अपनी चिंता उन्होंने कई मंचों पर प्रदर्शित भी किया था कि जो जिस तरह से वहां सत्ता परिवर्तन किए जाने की कोशिश की जा रही थी आर्मी के द्वारा, और वहां से जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। लेकिन ये वेलकम डेवलपमेंट है, और खासकर डेवलपमेंट है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, वो फिर से जो डिक्टेटोरियल फोर्सेस हैं उनको रिप्लेस कर रही हैं। तो जो संबंध स्थापित हुए थे वो आगे भी चलेंगे, ऐसा विश्वास है। और प्रधान अब जरा ये समझते हैं कि साउथ कोरिया और वहां के सत्ता परिवर्तन का बाकी बड़े देशों से क्या ताल्लुक है। तो ये कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 2024 की रात से, जब पीपल पावर पार्टी की राष्ट्रपति यून सुक योल ने दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा की। सियोल की सड़कों पर अचानक हलचल मच गई। टैंकों और सैनिकों की तैनाती ने तनाव बढ़ा दिया। संसद भवन के आसपास सैनिक जमा हो गए। इसकी वजह यह थी कि यून पर लगातार विपक्ष का दबाव था। भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे थे। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले से ही आशंका थी कि कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही मार्शल लॉ की घोषणा हुई, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जेम्यांग संसद पहुंच गए। सर्वसम्मति से मार्शल लॉ को रद्द करने का प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष और जनता के भारी दबाव के कारण यून सुक योल को मार्शल लॉ की घोषणा वापस लेनी पड़ी। यून सुक योल को 14 दिसंबर 2024 को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 3 जून 2025 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जेम्यांग दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। वो चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या इन दो किनारों के बीच वो भंवर में फंस जाएंगे या सकुशल तैराकी कर लेंगे। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अलायंस पर क्या असर पड़ेगा। श्री ली जेम्यांग वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, और इसकी नीति हमेशा से ये रही है कि उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को अच्छा किया जाए और चीन के साथ भी संबंध नॉर्मल रखे जाए। अमेरिका के साथ सुरक्षा की संधि है। 28,000 अमेरिका के फौजी साउथ कोरिया में बेस है उनकी। पर नीति साउथ कोरिया की इस तरह है कि उनका जो निर्यात है, करीब 25 से 30% पूरा निर्यात उनका चीन की तरफ होता है। तो इसलिए वो अपने संबंधों को चीन और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं संतुलित करना चाहते हैं। जो इम्पीच हुए प्रेसिडेंट यून सुक योल, वो राइट ऑफ द सेंटर पार्टी के थे, पीपल्स पावर पार्टी के, और उन्होंने एक नीति अपनाई थी जो बहुत अमेरिका की तरफ रुझान था उसका। पर अब जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो उस नीति को थोड़ा बदलाव अवश्य करेंगे। पर जो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है वो है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट्स पर भी लगा दिया है। और साउथ कोरिया, जैसा सब जानते हैं, एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। तो उसको, जो राष्ट्रपति ली को राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ बातचीत करनी होगी, और उसमें क्या राष्ट्रपति ट्रंप की टीम डिमांड करती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे साउथ कोरिया की विदेश नीति और आर्थिक नीति किस तरफ बढ़ती है। तो सिक्योरिटी अलायंस पर कुछ असर पड़ सकता है, पर अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या असर पड़ेगा।
और जैसा कि ली कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से बातचीत बढ़ाएंगे तो अमेरिका इसको कैसे देखेगा, क्योंकि वहां ट्रंप तो खुद किम जोंग से बातचीत के हिमायती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018-2019 में अपने पहले टर्म में बहुत प्रयत्न किया था कि नॉर्थ कोरिया के साथ एक समझौता हो जाए, और उनकी 2 समिट भी हुई थी, एक सिंगापुर में और एक हनोई में, नॉर्थ कोरिया के शासक श्री किम जोंग उन के साथ। उस समय साउथ कोरिया में भी श्री मून जे इन राष्ट्रपति थे, जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे, जिस पार्टी से ली आते हैं। तो जहां तक उत्तर कोरिया की तरफ देखने का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप जो पिछले टर्म में उनकी जो नीति थी उसी तरह से उत्तर कोरिया को देखते हैं, तो राष्ट्रपति ली की नीति और राष्ट्रपति ट्रंप की जो नीति है उत्तर कोरिया के प्रति, उसमें कोई डिसोनेंस नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी श्री पीटर हेग्सेथ का जो बहुत ही प्रभावशाली एक वक्तव्य उन्होंने शांग्री-ला डायलॉग में सिंगापुर में 2-3 दिन पहले दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और वो केवल ये चाहेगा कि जिस तरह यूरोप के देश नेटो के मेंबर्स अपना बजट, सुरक्षा का जो बजट है, डिफेंस का जो बजट है, उसको बढ़ा रहे हैं, उस तरह अमेरिका के जो साथी देश हैं इंडो पैसिफिक में, मुख्यतः जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वो भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। और डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने दुनिया को आगाह किया कि चीन शायद ताइवान को ज़बरदस्ती ऑक्युपाई करने का प्रयत्न करे, और उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका ज़रूर कुछ कदम उठाएगा। तो जापान और साउथ कोरिया दोनों अमेरिका के साथ उनकी डिफेंस अलायंस है, और अगर कोई ताइवान के आसपास युद्ध होता है तो जापान और कोरिया उसमें उनको शामिल होना पड़ेगा अमेरिका की तरफ से। भारत भी क्वाड का सदस्य है। क्वाड है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो एक सुरक्षा की डायलॉग तो नहीं है, पर 4 देश मालाबार एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सालों से, वो 10-12 साल से वो चल रही है, और कहीं ना कहीं उसका एक आयाम है जो सुरक्षा की तरफ है। तो ये भविष्य बताएगा कि किस तरफ सुरक्षा का जो एनवायरनमेंट है इंडो पैसिफिक में, वो किस तरफ जाता है। पर चीन की नीयत अच्छी नहीं है। अन्य प्रतिक्रियाओं की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी और रिश्तों को और अधिक विस्तार देते हुए मिलकर काम करने की आशा है। चीन के पीएम जिनपिंग की तरफ से स्पोक्सपर्सन लिन जियान ने शुभकामनाएं दी, कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यांग को जीत की बधाई दी है। उन्होंने चीन और दक्षिण कोरिया को एक दूसरे का अहम सहयोगी बताया है। दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों को हम अहमियत देते हैं। दोनों देश मिलकर कूटनीतिक रिश्तों की मूल भावनाओं को बनाए रखेंगे। अब अगली खबर। चीन के 2 लोगों को अमेरिका में पकड़ा गया है, जो कुछ पाउच में भरकर एक अजब किस्म का फंगस जैसा पदार्थ लेकर अमेरिका पहुंचे थे। ये ऐसा फंगस था जो फसलों में लग जाए तो देश भर में उस फसल की हर प्रजाति सड़ सकती है।
यूनकिंग जियान और जुनयोंग लियू ये दोनों चीनी नागरिक हैं। आरोप है कि इन्होंने एक खतरनाक पैथोजन फ्यूजेरियम ग्रामीनिरम को अमेरिका में तस्करी के जरिए लाने की कोशिश की। इसे वैज्ञानिक एग्रो टेररिज्म यानी कि कृषि आतंकवाद का हथियार मानते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने दोनों के खिलाफ साजिश रचने, तस्करी, झूठे बयान देने और वीजा धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। जियान मिशिगन विश्वविद्यालय में शोधकर्ता थी, जबकि लियू जो उनके बॉयफ्रेंड हैं चीन के एक यूनिवर्सिटी में उसी पैथोजन पर रिसर्च कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक जियान को अपने रिसर्च के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिली थी। लियू ने जुलाई 2024 में डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन हवाई अड्डे पर इस पैथोजन को छिपा कर लाने की कोशिश की। पहले उसने झूठ बोला कि उसे इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि वो इसे रिसर्च के लिए अमेरिका लाया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये पैथोजन गेहूं, जौ, मक्का और चावल जैसी फसलों में हेड ब्लाइट रोग पैदा करता है, जिससे हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इससे इंसानों और पशुओं में उल्टी, लिवर डैमेज और प्रजनन समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगली सुर्खी मलेशिया से। पाकिस्तान ने वहां धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान का हाथ झटक दिया और भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के दूतावास ने मलेशिया सरकार से कहा कि आप भी इस्लामिक देश हैं और हम भी, आपको हमारा साथ देना चाहिए और इंडियन डेलीगेशन के प्रोग्राम रद्द कर देने चाहिए। लेकिन मलेशिया सरकार ने इसे साफ मना कर दिया। इंडियन डेलीगेशन का कार्यक्रम तय योजना के अनुसार आगे बढ़ा। ये घटना इस्लामाबाद की बड़ी कूटनीतिक हार है। भारत का ये डेलीगेशन आउटरीच मिशन के तहत जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया की यात्रा के बाद मलेशिया पहुंचा था, जिसमें जेडीयू सांसद संजय झा के अलावा बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल प्रदान बरुआ और हिमांग जोशी थे। तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बैनर्जी, सीपीएम के जॉन ब्रिटॉस, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद सहित एक्स डिप्लोमेट मोहन कुमार भी शामिल थे। मलेशिया की इस यात्रा पर इंडिया टुडे से बात करते हुए संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान की एम्बेसी काफ़ी एक्टिव हो गई थी कि हम लोगों का ट्रिप क्यों हो रहा है, और ये बात मुलाकात में भी समझ में आई। लेकिन मलेशिया के लोगों ने पहलगांव की घटना की निंदा की। मलेशिया इनफॉर्मल तौर पर सपोर्टिव था। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना। किताबवाला में इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ NC विज। उन्होंने अपनी किताब अलोन इन द रिंग पर बात की। साथ ही ये भी बताया कि कारगिल के वक्त पाकिस्तानी अधिकारियों से फ़ोन पर क्या बात हुई। इसके अलावा उन्होंने साझा की ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ खास बातें। ये एपिसोड आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।